जरा सोचिए, एक आदमी दुश्मन के इलाके में है, न उसके पास हथियार है, न पहचान और न ही खुद की सुरक्षा है। वो कभी रिक्शा खींचता है तो कभी मोची बनकर सड़क किनारे बैठा रहता है। लोग उसे मामूली इंसान समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो आदमी दुश्मन की पूरी साजिश पड़ चुका है और उसी पल से उनकी हार शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अजित डोभाल की, भारत के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स में से एक और 21वीं सदी का चाणक्य। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में जो थ्रिल दिखता है वो अजीत डोभाल ने अपनी असल जिंदगी में जिया है। पाकिस्तान आज भी उनके नाम से सिहर उठता है। कभी पहचान बदलकर दुश्मन के बीच रहना, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बन जाना, तो कभी दुश्मनों के साथ बैठकर उनसे ही उनकी सबसे खुफिया जानकारी उगलवा लेना। 30 साल की अंडरकवर जिंदगी में उन्होंने ऐसे कारनामे किए जो जासूसी की दुनिया में मिसाल बन गए। आज 77 साल की उम्र में भी जब वो टीवी या किसी इवेंट में दिखते हैं तो वही तेज नजर, वही कंट्रोल और वही आत्मविश्वास साफ झलकता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी हो या नेशनल सिक्योरिटी, हर बड़ा फैसला आज भी उनकी निगरानी में होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है उनमें ऐसा खास जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। आज रहस्य टॉक शो की इस वीडियो में हम अजीत डोभाल की जिंदगी के उन किस्सों को जानेंगे जो उन्हें एक आम IPS अफसर से भारत का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर बना गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1945, तारीख 20 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी परिवार में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता मेजर GL डोभाल इंडियन आर्मी में अफसर थे। अनुशासन और देशभक्ति उन्हें विरासत में मिली। उनकी शुरुआती पढ़ाई आर्मी स्कूल से हुई, कॉलेज अजमेर मिलिट्री स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में उन्होंने मास्टर्स किया। 22 साल की उम्र में UPSSC दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने IPS क्लियर कर लिया। साल 1968 में केरल कैडर में ASP के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1971 के आखिरी दिनों में केरल के थलासिरी इलाके में अफवाहों ने हिंदू मुस्लिम दंगों का रूप ले लिया। इलाका जल रहा था, लूट, हिंसा, डर, सब कुछ बेकाबू था। तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरण को एक ऐसे अफसर की तलाश थी जो हालात संभाल सके, और उनकी नजर पड़ी एक युवा IPS पर जिसका नाम था अजीत डोभाल। उन्हें सर्विस में आए सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन उनके सीनियर्स जानते थे कि ये अफसर अलग है। डोभाल मैदान में उतरे, उन्होंने लाठी नहीं चलाई, गोली नहीं चली, बस उन्होंने बात की, सुना और समझाया, और कुछ ही दिनों में दंगे थम गए। इतना ही नहीं, लोग एक दूसरे का लूटा हुआ सामान खुद लौटाने लगे। जो काम पूरी स्टेट पुलिस नहीं कर पाई वो एक आदमी ने कर दिखाया, और यहीं से केरल से दिल्ली तक एक नाम गूंजने लगा, और वह नाम था अजीत डोभाल। यही वो मोड़ था जहां से एक IPS अफसर भारत का स्पाई मास्टर बनने वाला था। केरल में दंगों को शांत करने के बाद एक बात साफ हो चुकी थी, ये अफसर आम नहीं है। दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस सिस्टम के लोग अब इस नाम को नोटिस करने लगे थे। कुछ ही समय में केरल से उन्हें एक कॉल आया, जल्दी से दिल्ली रिपोर्ट करो, और यहीं से एक पुलिस अफसर खुफिया दुनिया के दरवाजे पर खड़ा था। दिल्ली पहुंचते ही उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में डेप्यूटेशन पर भेज दिया गया। उनकी उम्र कम थी, उनका अनुभव कम था, लेकिन उनका दिमाग तेज, ठंडा और खतरनाक था, और यहीं से एक यंग IPS अफसर ने जासूसी की उस दुनिया में कदम रखा जहां नाम नहीं होते, बस चेहरे बदलते हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है अजित डोभाल का भारत का स्पाई मास्टर बनने का सफर। लगभग 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अब अजीत डोभाल पूरी तरह IB का हिस्सा बन चुके थे। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए डेस्क वर्क दिया गया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि 1970 का दशक भारत के लिए आसान नहीं था। नॉर्थ ईस्ट भारत उबल रहा था। कई राज्य खुद को भारत से अलग एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहते थे, और उनमें सबसे संवेदनशील इलाका था मिजोरम। यहाँ लाल के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट एक पैरेलल सरकार चला रहा था। दिल्ली के लिए यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह देश की एकता पर सीधा हमला था। अब सवाल था कि मिजोरम जाए तो जाए कौन, क्योंकि वहां था जंगल, बंदूकें, इंसर्जेंट्स और हर कदम पर मौत। तभी एक नाम सामने आया, अजित डोभाल। दिलचस्प बात यह थी कि डोभाल की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन जब उन्हें मिजोरम की हालत का पता चला तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं वहां जाऊंगा, और दिल्ली को बस यही सुनना था। मिजोरम पहुंचकर डोभाल ने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने दिमाग लगाया। असल में लालडेंगा की ताकत
उसके 7 कमांडर्स थे और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। डोभाल ने एक एक करके इन कमांडर्स से संपर्क किया, किसी को भरोसा दिया, किसी को भविष्य का सपना और किसी को सुरक्षा का वायदा दिया, और देखते ही देखते 7 में से 6 कमांडर्स भारत की तरफ हो गए। जब लालडेंगा को ये एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत अब उसके साथ नहीं रही, तो उसके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भारत सरकार और लालडेंगा के बीच पीस टॉक्स हुई, सेपरेटिस्ट मूवमेंट खत्म हुआ, चुनाव कराए गए और मिजोरम भारत का हिस्सा बना रहा, और वो भी एक भी बड़ी लड़ाई लड़े बिना। इस मिशन में असाधारण योगदान के लिए अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। इतने कम सर्विस ईयर्स में ये सम्मान पाने वाले वो पहले अफसर बने। मिजोरम के बाद यही रणनीति सिक्किम में भी दोहराई गई। सिक्किम का राजा भारत में विलय नहीं चाहता था, लेकिन एक बार फिर चाणक्य जैसी नीति के सहारे डोभाल ने सिक्किम को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। 1970 के दशक के अंत तक नॉर्थ ईस्ट की आग काफी हद तक शांत हो चुकी थी, लेकिन भारत की अगली परीक्षा अब पंजाब में होने वाली थी, जहां खालिस्तानी आतंक धीरे धीरे एक बड़े विस्फोट की तैयारी कर रहा था। और आने वाले सालों में ये चुनौती अजीत डोभाल की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय बनने वाली थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद लगा था कि हालात काबू में आ गए हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। गोल्डन टेम्पल के भीतर अब भी कुछ मिलिटेंट छिपे हुए थे। वे बेशक कम संख्या में थे, लेकिन इरादों में उतने ही खूंखार थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए साल 1988 में एक नया मिशन तैयार किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, और यहीं से इस कहानी ने जेम्स बॉन्ड से भी आगे का मोड़ लिया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी अंदर की सही जानकारी, कौन कहां है, कितने हथियार हैं और हमला कब किया जाए। लेकिन कोई भी एजेंट खुलकर अंदर नहीं जा सकता था। तभी मैदान में उतरे अजीत डोभाल। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने पहचान बदली। एक साधारण सा रिक्शा खींचने वाला, न कोई शक न कोई डर। इसी भेष में वो गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमते रहे और धीरे धीरे मिलिटेंट्स का भरोसा जीतते गए। इतना भरोसा कि मिलिटेंट्स ये मानने लगे कि ये आदमी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का अफसर है जो उनकी मदद के लिए आया है। और बस यहीं खेल पलट गया। डोभाल ने गोल्डन टेम्पल के भीतर रहकर हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। कौन कहां छिपा है, कितने लोग हैं, किस वक्त सबसे कमजोर होंगे। ये सारी जानकारी सीधे इंडियन आर्मी तक पहुंची, और जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ तो मिलिटेंट्स को भागने तक का मौका नहीं मिला। मिशन साफ था, सटीक था और पूरी तरह कामयाब था। लेकिन ये डोभाल की जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन अब भी नहीं था। असल परीक्षा पाकिस्तान में होने वाली थी। 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान बौखला गया। डॉक्टर AQ खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया। चीन उसके साथ था और नॉर्थ कोरिया भी मदद कर रहा था। जब ये खबर इंदिरा गांधी तक पहुंची तो साफ आदेश मिला, हर हाल में इस प्रोग्राम की जड़ तक पहुंचना है। और इस मिशन के लिए चुना गया एक ही आदमी, अजीत डोभाल। वो पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन अफसर बनकर नहीं, बल्कि भिखारी बनकर। फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर और हाथ में कटोरा। गहूटा शहर, जहां शक था कि खान रिसर्च सेंटर के भीतर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। डोभाल सेंटर के बाहर बैठते, आने जाने वाले साइंटिस्ट्स को देखते, ट्रैक करते, लेकिन पुख्ता सबूत अब भी नहीं था। तभी उन्होंने एक और चाल चली। वो उस नाई की दुकान पहुंचे जहां ये साइंटिस्ट बाल कटवाने आते थे। वहां से उन्होंने बालों के सैंपल इकट्ठा किए। ये सैंपल भारत भेजे गए, टेस्ट हुआ और रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। बाल न्यूक्लियर रेडिएशन के संपर्क में थे। अब कोई शक नहीं बचा और डोभाल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हर अहम जानकारी भारत तक पहुंचा दी। तब तक भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन चुके थे। डोभाल ने हमले के कई विकल्प रखे, लेकिन राजनीतिक कारणों से हर बार हमले की अनुमति नहीं मिली। भारत ने हमला नहीं किया। असल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पाकिस्तान के एटम बम बनाने को उसका निजी फैसला मानते थे, इसलिए उन्होंने ना तो मंजूरी दी और उल्टा पाकिस्तान को भारत के इस मिशन के बारे में बता दिया, जिससे भारत के हजारों एजेंट्स पाकिस्तान में ISI ने मार दिए। लेकिन एक बात तय हो गई, पाकिस्तान का सबसे गोपनीय प्रोग्राम अब भारत की पकड़ में था। और इसी असाधारण साहस के लिए 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने। और ये सफर यही नहीं रुका। 1990 के दशक में कश्मीर की आग भड़क उठी और एक बार फिर डोभाल ने बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से जंग जीतने का रास्ता चुना। घाटी उस वक्त आतंक के साए में जी रही थी। हर गली में डर था, हर मोड़ पर बंदूक हाथों में थी। पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट्स खुलेआम अपने नेटवर्क फैला चुके थे और इन्हीं में से एक नाम था कूका
पारे, एक हार्डकोर मिलिटेंट और पाकिस्तान का भरोसेमंद आदमी जिसे भारत का दुश्मन माना जाता था। लेकिन जब अजित डोभाल मैदान में उतरे तो कहानी ने दिशा बदल ली। डोभाल ने न धमकी दी न लालच दिखाया, उन्होंने सिर्फ बात की, सुना, समझा और फिर कूका पारे के दिमाग की परतें एक एक कर खोलते चले गए। कुछ ही मुलाकातों में जो आदमी पाकिस्तान का एजेंट था वही भारत के लिए काम करने लगा। दुश्मन अंदर से टूट चुका था। नतीजा ये हुआ कि 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सके और वही कूका पारे जो कभी हथियार उठाए घूमता था अब एमएलए बन चुका था। ये सिर्फ एक आदमी को बदलने की कहानी नहीं थी, ये साबित करता था कि डोभाल की सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं बल्कि नेगोशिएशन थी। और यही कला एक बार फिर सामने आई IC 814 हाईजैकिंग के दौरान। एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट, हवा में कैद सैकड़ों जिंदगियां और पीछे आई SI का दबाव। हाईजैकर्स की मांगे साफ थीं, 100 खतरनाक आतंकवादी छोड़े जाएं और साथ में $2 बिलियन भी उन्हें दिए जाएं। सरकार पर अंदर और बाहर से जबरदस्त दबाव था, लेकिन डोभाल ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने बातचीत को हथियार बनाया, शब्दों का ऐसा जाल बुना कि हाईजैकर्स खुद अपने ही जाल में फंसते चले गए। नतीजा 100 आतंकियों की जगह सिर्फ 3 छोड़े गए। एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी जिंदा और सुरक्षित भारत लौट आए। ये कोई आसान सौदा नहीं था, ये दिमाग की जंग थी और उसमें डोभाल जीत गए। सोर्सेज बताते हैं कि 1971 से 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग्स हुई और लगभग हर एक के अंत में डोभाल की भूमिका रही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। करीब 7 साल पुलिस फोर्स और 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा देने के बाद जनवरी 2005 में अजीत डोभाल IB चीफ के पद से रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट उनके लिए आराम का नाम नहीं था। वो लगातार देश की पॉलिटिक्स, एकेडेमिक्स और खास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों में सक्रिय रहे। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लेक्चर दिए, सिक्योरिटी थिंक टैंक्स के साथ जुड़े, अखबारों और जर्नल्स में भारत की सुरक्षा पर लेख लिखे। साल 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, एक ऐसा मंच जहां से भारत की नेशनल सिक्योरिटी सोच दुनिया के सामने रखी जा सके। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। साल 2014 में जब सत्ता बदली तो एक बार फिर देश ने उसी आदमी को याद किया जो मुश्किल वक्त में हमेशा आगे खड़ा रहता था। और तभी एक नाम फिर से केंद्र में आ गया, अजित डोभाल। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। ये कोई सम्मान की कुर्सी नहीं थी, ये संकट की कुर्सी थी और संकट ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। NSA बने अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि इराक से खौफनाक खबर आई। ISIS का पूरे इलाके में आतंक चरम पर था। जून 2015 में आई SIS ने भारत की 46 नर्सों को तिकरित में बंधक बना लिया। देश की निगाहें नई दिल्ली पर टिक गईं और निगाहों के बीच एक आदमी खामोशी से हरकत में आ गया और डोभाल बिना शोर, बिना कैमरों के खुफिया तरीके से इराक पहुंचे। वहां की सरकार से सीधे संपर्क में आए, रणनीति बनी और कुछ ही दिनों के भीतर एक भी गोली चले बिना सभी भारतीय नर्सें सुरक्षित वतन लौट आईं। ये था डोभाल स्टाइल, कम शब्द परफेक्ट वॉर। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक ने उरी और फिर पुलवामा में भारत पर भयावह हमले किए। देश गुस्से में था, दुनिया देख रही थी और पर्दे के पीछे रणनीति तैयार हो रही थी। उरी और पुलवामा के जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। इन ऑपरेशंस के आर्किटेक्ट कौन थे? वही नाम, अजीत डोभाल। पुलवामा के बाद एक और संकट खड़ा हुआ। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान पाकिस्तानी सीमा में गिर गया। वो पाकिस्तान के कब्जे में थे। पूरी दुनिया को लगा कि अब मामला लंबा खींचेगा, लेकिन डोभाल ने एक फोन घुमाया अमेरिका। वहां से दबाव बना और कुछ ही घंटों में अभिनंदन बाइज्जत भारत वापस लौट आए। पाकिस्तान ने इसे गुडविल जेस्चर कहा, लेकिन सच्चाई ये थी, ये डोभाल के खौफ का असर था। वीडियो यहाँ खत्म हो सकती है, लेकिन अजीत डोभाल की कहानी कभी खत्म नहीं होती। 30 साल की अंडरकवर जिंदगी में उन्होंने मौत को इतनी बार करीब से देखा कि डर उनसे डरने लगा। कभी जान दांव पर लगी, कभी पहचान तो कभी परिवार से दूरी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिना घबराए, बिना डगमगाए। उनकी सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं थी बल्कि सोच थी, क्योंकि कहा जाता है कि जहां बाकी लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहीं से अजीत डोभाल की सोच शुरू होती है। दुश्मन के दिमाग को पढ़ना, उसकी साइकोलॉजी समझना और उसी के जाल में उसे फंसा देना, यही उनकी असली कला रही। और इसी कला ने कई मास्टरमाइंड्स के प्लान जमीन पर गिरा दिए। और इसी वजह से आज भी जब बात भारत की सुरक्षा की होती है तो देश सुकून से सांस लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक आदमी अब भी चौकन्ना खड़ा है। तो यही थी कहानी भारत के सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर की, अजित डोभाल की। अब आप अजित डोभाल का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वंदे मातरम। जय हिंद।